सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जो बच्चे हैं लाइव जुड़ जाएं फटाफट से। मैं लाइव आ गया हूं, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से उठ जाएं। आज बहुत ही बढ़िया नया चैप्टर नया लेसन लेने वाला है और हर जगह ऐसा चैप्टर है जिसकी कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। जितने भी हमारे उपकरण जो भी वायरिंग होती है तो किस प्रकार से होती है और कौन से नियम होती हैं, तो आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है अपना। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अपने नए लेसन का नाम रहेगा वैद्युतिक वायरिंग। क्या रहेगा? वैद्युतिक वायरिंग। जो वायरिंग करती हैं वो किस प्रकार से होती है और कौन से ऐसे नियम होते हैं, इनको हम इस वायरिंग के अनुसार काम में लेती हैं। जो भारतीय BIS भारतीय और जो ब्यूरो है हमारे, तो उसमें क्या है, एक नियम बनाए हैं कुछ। तो नियमों के अनुसार हम वायरिंग को अनइंस्टॉल करते हैं और हम उन पे दिए गए नियमों के आधार के अनुसार नियम का पालन करते हैं। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो देखो, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो हमारे विद्युत के नियम होते हैं वो निम्नलिखित नियम है हमारे। निम्न प्रकार से नियम है। देखो, हम विद्युत वायरिंग करते तो हैं, पर इसमें क्या होता है, हमें नियम पते होने चाहिए पहले। अब जो नियम किस प्रकार से होते हैं, बोर्ड कहां पर लगना चाहिए, ठीक है ना, बल्ब है आपका कहां पर लगना चाहिए, लैंप, ठीक है ना, आपके जो बाथरूम है, आपका हॉल है, आपके कमरा है, ऑफिस है, तो किस प्रकार से वो सारी चीज कहां पर इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये पंखे हैं तो हमारी छत से कितने ऊपर होने चाहिए, ठीक है ना। हमारी वायरिंग है, छत से कितनी नीचे की तरफ होना चाहिए, फर्श से कितनी ऊपर होनी चाहिए, हमारी बोर्ड वगैरह हैं तो कितने ऊपर होने चाहिए, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मैं लिखते जाऊंगा जहां पर बोर्ड फर्श से कितना ऊपर होना चाहिए, फैन फर्श व छत के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। ऐसे कई प्रकार के हमारे प्रश्न होते हैं जो नियमों के अनुसार हम क्या करते हैं, इनको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से बोर्ड फर्श से कितनी ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, बोर्ड बोर्ड किस हाथ मतलब दायां या बायां, बोर्ड किस हाथ पर लगना चाहिए। तो ऐसे कई प्रकार तमाम हमारे प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों के माध्यम से मैंने एक नियम की PDF बनाई है। उस PDF के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा जो भारतीय नियम होते हैं तो उन किन किन प्रकारों से हम इंस्टॉल करते हैं। तो देखते हैं। देखो, विद्युत वायरिंग संबंधी भारतीय विद्युत नियम, जो नियम बनाए गए थे तो किस प्रकार से इनको इंस्टॉल करती हैं और इनको किस प्रकार से फॉलो करता है। एक कारीगर होता है, एक विद्युतकार होता है, एक इंजीनियर होता है, एक इलेक्ट्रीशियन होता है। तो इन नियमों का पालन करके ही किसी भवन, बिल्डिंग, कारखाना, उद्योग, आपकी फैक्ट्री, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज,
तो इन नियमों का पालन करके ही वहां पर क्या करता है, उन उपकरणों को इंस्टॉल करता है, वायरिंग को इंस्टॉल करता है, जिससे कि नियम के अनुसार हर चीज को फॉलो किया जा सके। तो हम पढ़ेंगे पहले, देखो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने SI 76 और 1963, SI 4648 एवं NE कोड नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, ये क्या है, NE ये कोड है हमारा, NE क्या है, कोड है। तो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंतर्गत विद्युत वायरिंग की स्थापना करने कुछ नियम बनाए गए थे जो इस प्रकार हैं। तो नियमों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, विद्युत वायरिंग की स्थापना एवं उसका मरम्मत कार्य किसी लाइसेंसदारी ठेकेदार से ही करवाना चाहिए। बात सही है, लाइसेंस ठेकेदारी उसी को मिलेगा जिसको अनुभव होगा। गवर्नमेंट के अनुसार देखा जाए तो 3 से 4 साल का अनुभव मांगती है गवर्नमेंट ठेकेदार लाइसेंस के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा गया था आपकी में, जो इसरो में आया था कि एक ठेकेदार लाइसेंसदारी होता है, उसको गवर्नमेंट अप्रूवल देने के लिए उसका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का मांगती है। तो ऑप्शन में आया था 3 से 5 साल, 3 से 4 साल, 2 से 1 साल। तो इस प्रकार से ऑप्शन आए थे, तो उसमें 3 से 5 साल का अनुभव होना चाहिए, 3-4 से होना चाहिए। दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन है तो 3 से 4 लगा दीजिए, अगर एक ऑप्शन है तो आप उसमें से दोनों में से एक, जैसे कि 3 से 4 और 3 से 5 और 2 से 1 और नन ऑफ देम, ठीक है ना। अगर इनमें से आ जाए, जो ज्यादातर पूछा जाता है, तो 3 से 4 साल का अनुभव होना चाहिए। कितने, 3 से 4 साल का अनुभव होना चाहिए गवर्नमेंट के अनुसार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन आंसर करते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि सहायक सामग्री पे मतलब क्या होना चाहिए, ISI मार्का होना चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट की, जितनी भी आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं, वहां पर क्या होता है, आपका ISI मार्का लगा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है विद्युत वायरिंग के उप परपथों में विभाग किया जाने वाला और लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए पृथक पृथक उप परपथ तैयार की जाती हैं। मतलब आपके जो लाइट एंड फैन होते हैं और इनकी पावर के लिए क्या करते हैं, पृथक पृथक उपकरण का उपयोग करते हैं, स्विच का उपयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। लाइट एंड फैन के लिए उपयोग में 10 से अधिक पावर पॉइंट प्रत्येक उप परपथ में से 2 से अधिक उपयुक्तता बिंदु नहीं लेना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं पावर के लिए अपन कितने पॉइंट ले सकते हैं, अपन पावर प्रत्येक उपकरण के लिए कितने ले सकते हैं, 2 से अधिक उपयुक्तता बिंदु नहीं ले सकते, ठीक है। उप परपथ में कितने पॉइंट ले सकते हैं, 8-10 ले सकते हैं। तो 10 बिंदु का जो वाट पूछा जाता है वो 8 से होता है, 8 से होता है, 8 से वाट होता है। और पावर का होता है वो होता है 3000, जिसमें 2 बिंदु होते हैं। और 800 वाट के में आपके 10 बिंदु आपके पॉइंट होते हैं। तो देखो नीचे आएगा इसमें, देखो लाइट एंड फैन, क्या लाइट एंड फैन के कुल लोड पर कितने, 800 वाट। इसका लाइट फैन का कुल लोड होता है वो कितना होता है, 800। आपके कमरे का लाइट है, फैन है, इस प्रकार से लगे होती हैं इसके अंदर, तो कितना लोड होता है, 800 वाट, ठीक है ना। और कुल लोड हमारा 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। स्विच बोर्ड फरस से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था कि स्विच बोर्ड की फरस से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए भाई, ये ध्यान रखना, 1.3 मीटर। और कक्ष प्रवेश के निकट बाईं ओर स्थापित होना चाहिए। जो कक्ष आपका रूम है उसके, जैसे कि रूम मेरा सामने है, तो मेरा जो बोर्ड होगा तो बाईं तरफ होगा मेरा। आप देख सकते हैं बाईं तरफ कौन सा है, दाईं तरफ कौन सा है, दाईं तरफ जो, बाईं तरफ ये। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी रूम या कक्ष में क्या करते हैं, बाईं ओर क्या करते हैं, बोर्ड को स्थापित करते हैं। मैंने आपको बताया था, लिखाया था कि बोर्ड को किस हाथ पे, मतलब दाएं और बाएं पे स्थापित करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना दाएं पे करते हैं। और कितने फर्श ऊंचाई रखती है इसकी, 1.3। तो आगे चलते हैं, और भी इसके नियम है। देखो स्नान घर में स्थापित लैंप, देखो स्नान घर में स्थापित लैंप करते हैं तो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, देखते हैं। देखो स्विच के स्नान घर के क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्नान घर के बाहर होना चाहिए। अगर अंदर होगा तो कैसा होगा, जलरोधी स्विच होगा। कैसा होगा, जलरोधी। कैसा होगा, जलरोधी होना चाहिए। अगर आप स्विच को स्थापन अंदर करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, अंदर करना चाहते हैं, तो कैसा होना चाहिए, स्विच आपका जलरोधी होना चाहिए, ठीक है। गैलरी, बरामदे, पोर्च, टेरेस, बालकनी आदि में लाइट का स्विच
या संभव घर के अंदर स्थापित किए जाने वाले यदि स्विच घर के बाहर स्थापित करना आवश्यक हो तो पूर्णतः जलरोधी एवं वायुमंडलीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, कैसा होना चाहिए भाई, जलरोधी और वायुमंडल से प्रभावों से कैसा होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। देखो बरामदे होते हैं आपके, ठीक है ना, तो घर के बाहर बरामदे होते हैं, जैसे कि गेट वगैरह होती है तो बाहर लगा देते हैं। तो कैसा होना चाहिए, एक जलरोधी होना चाहिए और वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने वाला सोच होना चाहिए, इसके वातावरण का प्रभाव पड़े तो सही पर बहुत ही ज्यादा कम पड़े, ठीक है ना। और घर के बाहर स्थापित सभी लाइट पॉइंट जलरोधी होना चाहिए। आप घर के बाहर जितनी भी लाइट इंस्टॉल करते हैं तो उनका कैसा होना चाहिए भाई, जलरोधी होना चाहिए। सॉकेट सामान्यतः 3 पिन वाला ही स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। और भू संयोजक क्या करना चाहिए, अर्थ करना चाहिए, भू संयोजक अर्थ करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपको, एक मेरा आप कमेंट करके बताना कि जो अर्थिंग का जो रंग होता है वो भारतीय गवर्नमेंट के अनुसार, एम्स के प्रणाली के अनुसार किस रंग का होता है, आप कमेंट करके बताना है। सबको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। अर्थ का जो रंग होता है, जो कलर कोड होता है भारतीय नियम के अनुसार कैसे रंग का होता है वो आपको बताना है, ठीक है ना। आपका अर्थ से पिन होना चाहिए जिससे आने वाला करंट उस अर्थ के माध्यम से क्या जा सके, नीचे जा सके। लाइट एंड फैन, इसमें 5 एम्पियर पावर पर पथ में 15 एम्पियर 240 वोल्ट रेटिंग वाला सॉकेट स्थापित करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए जब सॉकेट होती है हमारी, जैसे कि ये उपकरण चल रहे हैं हमारे, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं क्षमता होती है किसी ना किसी चीज़ की, ठीक है ना। तो इसी क्षमता को रखते हुए हमें बोर्ड स्विच होते हैं क्षमता एम्पियर वोल्टेज के हिसाब से स्थापित करती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ढक्कन आयु। सॉकेट को 1.3 मीटर कम ऊंचाई पर स्थापित करना अपेक्षित हो तो वह ढक्कन युक्त होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, ठीक है। कैसा होना चाहिए, ढक्कन युक्त होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1.3। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हमारे कुछ नियम और रह गए हैं। छत के पंखे के ब्लेड तथा फर्श के बीच न्यूनतम, आपको मैंने बताया लिखाया था कि छत का जो पंखा होता है, जो छत से और फर्श से उसके बीच की जो मध्य में कहां लगा होता है, कितनी नीचे से एक्सटेंड दूरी होती है, कितनी ऊपर से पंखे की होती है। तो न्यूनतम कितनी, 2.4 मीटर होती है और अधिकतम कितनी होती है, 3 मीटर अंदर में रखा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि पंखा 2.4 से 3 मीटर के बीच में रखा जाता है, फर्श से और छत के बीच में, ठीक है ना। तो फर्श से आपकी कितनी ऊंचाई होना चाहिए, 2.4 से 3 के छत से नीचे रखा जाता है, ठीक है ना। अब आता है बारे में सभी धातुओं का आवरण आवश्यक रूप से अर्थ होना चाहिए। ये बिल्कुल इंपोर्टेंट आपका जी नेम है, इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है जी, मोस्ट। मतलब जितने भी घर के अंदर उपकरण होते हैं तो उनको अर्थ करना चाहिए जिससे कि आपको शॉर्ट लगने से, हानि होने से आप बच सकें। करंट की ऐसा युक्ति है, अगर आप इसके संपर्क में आ गए ना तो छोड़ता नहीं, ध्यान रखना। तो इसलिए हमें जितने भी घर वायरिंग इंस्टॉल कराएं किसी भी मिस्त्री से, किसी से इंजीनियर से, तो अर्थ की व्यवस्था सबसे मेन होनी चाहिए, ठीक है ना। जिंदगी तो सब कुछ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, सभी प्रकार की लाइट फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.25 मीटर होना चाहिए। जितने भी घर के अंदर लाइट लगती हैं तो उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.25 होना चाहिए। ध्यान रखना है विशेष करके। आजकल क्या नए नए मिस्त्री हो रहे हैं, उनको पता रहता नहीं, नियम को फॉलो ना करके बल्ब कहीं ऊंची नीचे लगा देते हैं। तो अच्छे मिस्त्री से, अच्छा ही को जानकार हो, जिसके ठेकेदार लाइसेंस तारी हो, तो उसी से अपने घर में वायरिंग इंस्टॉल करवाएं, ठीक है ना। अर्थ चालक के कोई फ्यूज, स्विच आदि संयोग नहीं किए जाने चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया था आपकी में आपसे, मतलब राजस्थान में जो वैकेंसी निकलती विद्युत विभाग की, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या अर्थ से हम फ्यूज या स्विच, कहने का मतलब कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं। तो कई बच्चों ने कर दिया हाँ कर सकते हैं, क्योंकि लाइन में फ्यूज लगाते हैं, लोड पड़ता है तो उड़ जाता है। उनको ये नहीं पता कि भाई साहब सुरक्षा दृष्टि जितने भी उपकरण होते हैं उनको हम जोड़ते तो हैं, पर जहाँ सुरक्षा दृष्टि से हमारा अर्थ है, अर्थ को तो डायरेक्ट ही करना है। अरे कोई भी दिक्कत होती है, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो अर्थ के माध्यम से क्या करंट जरूर में चला जाएगा।
तो हमेशा ध्यान रखना है, ये भी आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको मोस्ट लगाना है डबल स्टार, इसको डबल स्टार देंगे अपन। ये प्रश्न क्या है, इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। दोबारा से बता दूं, अर्धचालक के कोई फ्यूज या स्विच याद संयुक्त नहीं किए जाना चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट आता है लैब या फेस चालक में फ्यूज लगाना चाहिए और सभी प्रकार की नियंत्रण युक्तियां स्विच आदि इसी चालक पर स्थापित की जानी चाहिए। प्रत्येक उपपरपथ में वितरण बोर्ड अलग होना चाहिए, भाई साहब ये भी ध्यान रखना है। कई मिस्त्री क्या होते हैं एक ही बोर्ड से सब इंस्टॉल कर देते हैं, तो इसका विशेष करके ध्यान रखना है आपका कि प्रत्येक उपपरपथ का वितरण बोर्ड अलग होना चाहिए। 3 फेज एसी लाइन में यथासंभव प्रत्येक फेज पर वोल्टेज लोड संतुलित रखना चाहिए, ठीक है। और तीनों फेजों को क्रमशः लाल, पीला तथा नीला द्वारा चिन्हित किए जाने चाहिए। भारतीय नियम के अनुसार R/B चलता है आपका कलर कौन सा, R/B, ठीक है ना। ये चलता है रेड, येलो, ब्लू, मतलब पीला लाल हो गया आपका, ठीक है ना, पीला हो गया आपका और नीला हो गया, ये तीनों ही रंग चलते हैं। और पूछा जाता है कई बार प्रश्न में कि भारतीय नियम के अनुसार जो फेज का जो 3 फेज का क्रम सिस्टम है वो किस प्रकार से है, तो कभी कभार आपका आ जाता है R/B आ जाता है आपका, और R/B, ठीक है, और हाँ ये इस प्रकार से 2 ही प्रकार से आता है आपका, कितने 2 प्रकार से आता है, तो हमेशा ध्यान रखना है ये प्रकार होगा आपका R/। अगर ये डबल डबल दे रखे आपको, डबल डबल दे रखे कि जैसे R/B कॉमा R/B एक पॉइंट दूसरा लिखेंगे अपन BR कॉमा BR/, ठीक है ना। तो तीसरा लिखेंगे अपन इस प्रकार से B/R कॉमा BR/। तो इस प्रकार से आप सकते हैं, ये प्रश्न पूछा है तो आपको इस प्रकार से करना है R/B, तो R/V/, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो इस प्रकार से आपको गोला है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या है आपका, ये तो R है और ये Y है और ये B है, ठीक है ना। तो जहां से R से स्टार्ट करेंगे, अगर 10 से कर रहे हैं तो Y आता है, B पे होता है, अगर 10 से कर रहे हैं तो B आता है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि R/B और R/B/, समझ में आया। ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको विशेष करके इसका ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, क्योंकि लड़के गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखो कार्यशालाओं में मशीन को मोटर या नियंत्रण स्विच एवं स्टार्टर ऐसी ऊंचाई तथा स्थान पर स्थापित किए जाने चाहिए जिससे कारीगर को आसानी पहुंच सके। मतलब हमारा जितनी मोटर स्थापित होती हैं तो इतनी ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए, आराम से मिस्त्री काम कर सके, आराम से दिक्कत नहीं आए उसे। अगर ज्यादा ऊंचाई पे करो तो दिक्कत आएगी। तो बेस होता है आपका 2 से 3 फुट की समथिंग होता है, तो ऐसा समथिंग माना जाता है, तो वहां पर इनको इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको जो मध्यम उच्च वोल्टेज होती है 650 से 1120 वोल्टेज कार पर वाली मशीनें, ट्रांसफार्मर आदि द्वारा अर्थिंग की जानी चाहिए। मतलब इतनी वोल्ट होती है उनकी दोहरी अर्थिंग करनी चाहिए, ठीक है, इस बेसिस का ध्यान रखना है। और 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों नियंत्रण स्विच पर उच्च वोल्टेज चेतावनी पट आवश्यकता रूप से लगाना चाहिए। आप जितने भी काम कर रहे हो 250 वोल्ट से अधिक हैं तो आप उस पर खतरे का चिन्ह लगा सकते हो, जो विद्युत खतरे का संकेत बताता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी प्रकार की नई स्थापना विद्युत वायरिंग की सप्लाई चालू करने से पूर्व मेगर द्वारा या टेस्ट बोर्ड द्वारा और भी उपकरण होते हैं, उनसे अपन जांच कर सकते हैं कि हमारी वायरिंग सही से स्थापित हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है ना। तो उसमें चेक करने से धारा लीकेज परीक्षण आवश्यक किया जाना चाहिए। लीकेज धारा का मान परपथ की कुल धारा में 1/5 अंश में अधिक नहीं होना चाहिए। ये इंपोर्टेंट है भाई, इसको तो आप, ये तो पूछा जाता है, आपकी जितने भी ITI पेपर होते हैं वहां पर पूछा जाता है। इसको कितने देंगे अपन, 4 स्टार देंगे, क्योंकि जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना कि लीकेज धारा का मान परपथ की कुल धारा के 1/5000 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, 1000 से
5 या से क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। हमारे कुछ लास्ट पॉइंट रहेंगे जी। लाइट एवं फैन तथा पावर विद्युत वायरिंग की स्थापना भारतीय अधिनियम 1956 के अंतर्गत करनी चाहिए। जे आपकी सीटीआई के पेपर होता है, आईटी पेपर होते हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि आपको जो वायरिंग करते हैं तो कौन से सन, मतलब कौन से उसके अधिनियम के अनुसार करते हैं, तो 1956 के अधिनियम के अनुसार हम वायरिंग को करते हैं। वायरिंग में अधिक पेज की प्रयोग की जाने वाली उन्हें हथौड़े से ठोकने नहीं चाहिए। जो पेज से कसने वाले होते हैं हथौड़े से नहीं ठोकना चाहिए। लकड़ी के कील बोर्ड बने होने चाहिए और पूर्ण रूप से वार्निश आलेपित होने चाहिए। साधारण बोर्ड मोटर 4 सेमी से कम नहीं होना चाहिए तथा कलजा युक्त बोर्ड की मोटाई कितनी होनी चाहिए, 6.5 से लेकर 8, 6.5 से लेकर 8 सेमी, ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। वायरिंग करने से पूर्ण उसे लेआउट द परपथ में तैयार करना चाहिए। लेआउट उसकी परपथ का आरेख बनाना चाहिए। जिस तरह आप किसी इंजन के माध्यम से किसी बिल्डिंग का नक्शा बनवाते हो, तो उसी प्रकार हमें वायरिंग का उस बिल्डिंग के माध्यम से नक्शा बनाना चाहिए, जिससे कि करने में आसानी हो। कितनी दूरी पर कौन सा पॉइंट लगेगा, कौन सी दूरी पर पाइप लगेगा, कौन सा बैंड देना है, कहाँ पर स्विच देना है, कहाँ पर बोर्ड देना है, कहाँ पर बल्ब देना है, कहाँ पर फैन देना है, तो सारे चीज उसके अंदर आर्क के अंदर आने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अब आता है आई 85 के अंतर्गत ओवरहेड लाइनों में 2 पोल के बीच 67 मीटर 220 फुट से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। आपके ये 2 पोल होते हैं, आपके क्या है, आपके 2 पोल होते हैं, जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे एक यहां पर होता है आपका पोल, इस प्रकार से जैसे लाइन गुजरती है हमारी, इस प्रकार से होते हुए हमारी लाइन गुजरती है, इस प्रकार से होते हुए, तो हमारे इन दोनों पोलों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई, 220 फीट, मतलब 67 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 67 मीटर होनी चाहिए। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। जितनी हमारी पावर लाइनें होती हैं, पारेषण लाइनें होती हैं, उनके बीच में कम से कम 220 फीट और 67 मीटर का दूरी रखनी चाहिए। तो आई हो आज हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा, जो नियम है वो किस प्रकार से हैं, भारतीय नियमों को फॉलो करते हुए। तो बढ़ते हैं आगे। आज के लिए बस इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने एक प्रश्न पूछा था आपको, लास्ट में और दोबारा से बता देता हूं कि हमारे अर्थ पॉइंट का जो भारतीय नियम के अनुसार जो रंग कोड है वो कौन से रंग का होता है, तो आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।